and welcome back to yet another lecture on diesel engine power plants. This time we are going to study about governing system that is used for diesel engine power plants. तो अभी तक हमने कई सारे सिस्टम देख लिए हैं और this is going to be our session on the last system that we are going to study, that is governing system. Of course इसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी मैंने नोट डाउन कराया था कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक डीजल इंजन पावर प्लांट का इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बट अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको समझना है, सो फॉर एवरी सिंगल पावर प्लांट आउट देयर इट इज सेम, चाहे हाइड्रो हो गया, स्टीम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एनी पावर प्लांट, उन सब के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो सेम होता है. आफ्टर टरबाइन या आपको रोटेशन मोशन मिल गया तो उसके बाद जो जनरेटर के बाद जो सिस्टम होती है पूरी, इट इज सेम फॉर एवरी पावर प्लांट. तो अगर आपको उसे समझना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, तो आप हमारे जो चैप्टर 1 के जो लेक्चर्स है इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट्स, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाला लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी सिस्टम दैट इज इंक्लूडेड इन डीजल पावर प्लांट्स विल बी कवर्ड आफ्टर दिस टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. तो गवर्निंग सिस्टम क्या करता है? गवर्न करता है अब जिस तरह गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करती है, हमारी इच्छा हो या ना हो उनके हिसाब से टैक्स लगा के कुछ भी अपने हिसाब से, बट यहाँ पे कौन सी गवर्निंग करनी है? यहाँ पर हमें इंजन की स्पीड गवर्न करनी है, यानी इन शॉर्ट एक्सेलरेटर डी एक्सेलरेट करना है, जो हम गाड़ी में करते हैं, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज. अब स्पीड इंक्रीज डिक्रीज जब हम गाड़ी में करते हैं तो गाड़ी में भी गवर्निंग सिस्टम होता है, एंड दिस सिस्टम थैंकफुली इज द सेम. यहाँ पर गाड़ी से कुछ अलग नहीं. हाँ, एक्स्ट्रा सिस्टम्स आप यूज कर सकते हो, बट जो बेसिक इसका लॉजिक है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज एनी ऑटोमोबाइल व्हीकल दैट यू विल फाइंड. कि स्पीड इंक्रीज हुई तो फ्यूल इंक्रीज करना है, लोड इंक्रीज हुआ तो उसके सामने स्पीड इंक्रीज करनी है, यानी इन शॉर्ट उनका बैलेंस बनाना, मेंटेन करना इसका काम है. क्योंकि जब भी आपके घर पे कोई करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज आपके लोकेशन के हिसाब से. इंडिया में 50 हर्ट्ज आती है, अमेरिका वहां जाओगे तो 60 हर्ट्ज आती है. तो 50 हर्ट्ज इसमें प्लस माइनस 5% जितना चलता है डेविएशन, बट ज़्यादा डेविएशन आने लग जाए तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं. सो उन्हें डैमेज नहीं करना है, इसलिए हमें एक फ्रीक्वेंसी के पास की रेंज में काम करना पड़ता है. यानी इन शॉर्ट आपके डीजल इंजन का जो रोटेशन स्पीड है, क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन स्पीड पर्टिकुलरली, वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो भी फिक्स आरपीएम हो उस पर, चाहे लोड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. अब ये लोड इंक्रीज डिक्रीज की बात कब आती है? जब पीक लोड आता है, और पीक लोड जनरली आफ्टरनून के टाइम आता है, जब सब फ्री होते हैं, या तो रात के टाइम जब सब लोग घर पहुंच जाते हैं टीवी देखते हैं जागते हुए, उस टाइम पे. तो वैसे टाइम पे जनरल एवरेज लोड से ज़्यादा लोड आ गया तो हमारे इंजन पे लोड बढ़ गया, उसकी ऑब्वियस बात है स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है. तो इस केस में हमें फ्यूल सप्लाई इंक्रीज करके उसकी स्पीड को वापस उस लेवल पे लाना पड़ता है, और ये एक्शन हो सके उतना ज़्यादा हमें फास्ट रखना पड़ता है, वरना हमारी फ्रीक्वेंसी जो है करंट जनरेट करने की वो चेंज हो जाएगी. क्योंकि फ्रीक्वेंसी करंट की किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे अल्टरनेटर पे या जनरेटर के रोटेशन स्पीड पे. और ये जो जनरेटर अल्टरनेटर की रोटेशन स्पीड है वो किससे लिंक है? हमारे डीजल इंजन से ही लिंक है. सो ऑब्वियसली हमें इसका जुगाड़ बिठाना पड़ता है स्पीड मेंटेन करने के लिए. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स चेक आउट दिस सिस्टम. सो एज यू कैन सी हमारे पास 3 टाइप के गवर्निंग सिस्टम है. फर्स्ट है मैकेनिकल डायरेक्ट एक्टिंग टाइप, जो हम स्टडी करने वाले हैं. सेकेंड है हाइड्रोलिक टाइप, जो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स का रिले सर्किट, एक हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स में भी रिले सर्किट आती है जो एक्चुएटर्स से कंट्रोल होती है, उनसे चलती है. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक रिले टाइप, जो आजकल बहुत ही वास्ट स्केल पे यूज होता है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से चलता है, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटो, इन सब कंपोनेंट्स का यूज करके होता है. सो ये हमारा थोड़ा आउट ऑफ स्कोप टॉपिक्स है जो हमारे मैकेनिकल ब्रांच में कवर नहीं किया सकते, बट यू कैन स्टिल चेक देम आउट ऑन इंटरनेट बाय सर्चिंग देयर नेम्स ऑन गवर्निंग सिस्टम. हमारा अभी का फोकस होगा मैकेनिकल डायरेक्ट एक्टिंग टाइप पे, जो बहुत कॉमन सारे व्हीकल्स में, पावर प्लांट्स में यूज होता है, व्हीकल्स में आज भी यूज होता है. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. बहुत ही सिंपल डायग्राम है. अगर आपने कभी डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में फ्लाईव्हील एंड गवर्नर चैप्टर पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा मोस्टली इसका वर्किंग, बट अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने नहीं दिया होगा ध्यान.
सो लेट्स गेट ऑन विथ इट कि फर्स्ट हमारी जो मेन इंजन की क्रैंक शाफ्ट है उससे इसका कनेक्शन किया होता है इस शाफ्ट का। अब जरूरी नहीं कि दोनों की पोजीशन कोलिनियर ही होनी चाहिए। मान लो कि मेरी शाफ्ट ऐसी है तो इट कैन स्टिल बी दिस वर्टिकल। हमारे इंजन की क्रैंकशाफ्ट भले हॉरिजॉन्टल है, इट कैन स्टिल बी वर्टिकल बाय यूजिंग बेवल गियर्स। हम यहाँ पे तब बेवल गियर से ज्वाइन कर देंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंजन की क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होना चाहिए बाय एनी मैकेनिज्म, इट इज ओके। हाँ, बस उनमें स्पीड चेंज नहीं आना चाहिए। जो सेम स्पीड इंजन क्रैंकशाफ्ट की है वही स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। अब ये शाफ्ट घूमेगी इस पूरे हमारे स्ट्रक्चर को घुमाएगी एक्सेप्ट फॉर दिस वन। ये जो इतना सा पोर्शन ये घूमेगा नहीं, ये जस्ट यहाँ पे रोल होता जाएगा। यहाँ पे हमने बॉल जॉइंट दिया है, जो बॉल इस ग्रूव के अंदर रोटेट होती रहेगी। सो ये फिक्स रहेगा। जस्ट ये पूरा जो हमारा असेंबली है ये रोटेट करता जाएगा इस शाफ्ट के अबाउट। तो यहाँ पर ये हमारा बेस है जहाँ पे हमने दो हिंज के लिए पिवट बनाए हैं और यहाँ पर पिन जॉइंट दिया है इन दो मेंबर्स को। ये है एल्बोस, सिंपल एल टाइप के बीम या एंगल आप जो भी बोल सकते हो, एक तरह से लीवर है जिन्हें हमने इस तरह से हिंज किया है। आपने लीवर की डिजाइन भी की होगी आई थिंक। सो उसी टाइप का है, बस जस्ट यहाँ पे एक हुक दिया है जो इस ऊपर वाले सिलेंडर से जॉइंट है। अब जैसे जैसे ये रोटेट करता जाएगा इसकी स्पीड के हिसाब से ये बाहर फ्लाई आउट होते जाएंगे। जैसे कि अगर इसकी स्पीड बढ़ गई, मान लो हमारे इंजन की स्पीड बढ़ गई, तो हमें पता है कोई भी चीज घूमती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसे बाहर की तरफ फेंकने की ट्राई करता है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इन बॉल्स को बाहर फेंकने की ट्राई करेगा, और जब ये बॉल्स बाहर फेंकाएंगे तब ये जो एल्बो है ये कुछ इस तरह से रोटेट होने की ट्राई करेगा। तो जब ये दोनों रोटेट होंगे तो इस सिलेंडर को ऊपर पुश करेंगे अगेंस्ट स्प्रिंग। हमने इसे यहाँ पे स्प्रिंग से किया है ताकि जब ये वापिस नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन को गेन कर सके। सो हाई स्पीड आई है। अब हाँ, हाई स्पीड कब आएगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका इंजन एक फिक्स स्पीड पे वर्क कर रहा है तो क्रैंकशाफ्ट की स्पीड चल रही है, बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि अचानक क्रैंकशाफ्ट की स्पीड अपने आप बढ़ गई, उसका रीजन क्या होगा? मेन एक ही रीजन होगा कि आपके इंजन पे एवरेज लोड से लोड की वैल्यू कम हो गई है। यानी जो लोड वो कैरी कर रहा था पावर जनरेशन के लिए, जो अल्टरनेटर की डिमांड थी कि भाई मुझे इतना रोटेशन चाहिए, उससे ज्यादा पावर जनरेट हो रही है या फिर लोड कम हो गया है और डिमांड नहीं है, यानी लोड कम हो गया इन शॉर्ट। लेकिन लोड कम होने की वजह से अब इस पे फ्री रोटेशन आने लग जाएगा। तब इस केस में फ्री रोटेशन की वजह से इंजन की क्रैंकशाफ्ट की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो जब उसके थ्रेशोल्ड लिमिट से वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तब ये बॉल धीरे धीरे बाहर आने जाएंगे और इस सेटअप को ऊपर पुश करेंगे। अब इसे ऊपर पुश करने से क्या होगा, इसे ऊपर जब पुश किया जाएगा तब ये जो बॉल कनेक्शन है ये भी ऊपर स्लाइड हो जाएगा। तो ये जो लीवर है ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा ऑब्वियसली, और ये जब ऊपर आएगा तब ये इसे कुछ इस तरह के पोजीशन में ले आएगा और ये इस तरह साइड में चला जाएगा और यहाँ हमारा जॉइंट इसे आगे धक्का दे देगा। यानी स्पीड बढ़ी, बॉल्स फ्लाई आउट आ गए, सिलेंडर को ऊपर पुश कर दिया, हमारा जॉइंट डिसलोकेट होकर ऊपर आ गया और वाल्व को अंदर की तरफ पुश कर दिया। अब इससे होगा क्या, ये जो हमारा लीवर है यहाँ पर ये हमने फ्यूल वाल्व से कनेक्ट किया है। तो जैसे ये अंदर जाएगा तो इंजन में आने वाले फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि वाल्व की ओपनिंग को क्लोज कर दिया हमने। तो ओपनिंग क्लोज करने पर हमारे फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगी और इन शॉर्ट आपके डीजल इंजन में जो फ्यूल आएगा वो कम होगा, तो वापस उसकी रोटेशन कम हो जाएगी और बॉल धीरे धीरे अपने पोजीशन पे आने लग जाएंगे। अब एक ये बात याद रखनी है इसमें कि बॉल जरूरी नहीं कि हमेशा 90 डिग्री पे आए। ये एक ऐसी पोजीशन है जब ये कम लोड पे चल रहा हो या फिर आप बोल सकते हैं ज्यादा लोड पे, बॉल्स इससे नीचे भी आ सकते हैं। ये सिर्फ एक पोजीशन हमने ली है, बाकी ये जो एंगल है ये ऐसा भी आ सकता है क्योंकि एक्चुअल कंडीशन में जब इंजन रोटेट करता है तब ये बॉल्स ऐसे होते ही नहीं है, वो हमेशा थोड़े से बाहर की तरफ इंक्लाइन होते ही हैं। यानी कि ये जो है कंसिस्टेंटली स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश हुआ रहता है अप टू सर्टेन लिमिट। तो अगर स्पीड कम हुई तो और लोड कम हुआ
तो स्पीड बढ़ जाएगी और ये और ज़्यादा फ्लाई आउट हो जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि लोड बढ़ गया तो क्या होगा, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो ये और अंदर आने लगेंगे। जैसे ही अंदर आएंगे तब सिलेंडर नीचे आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से, स्प्रिंग उसे धक्का दे रहा है, अब इनका भी फोर्स मिल नहीं रहा तो ये तो नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये नीचे आएगा इस लीवर को वापस वो अंदर खींचेगा। अब ये जितना ज़्यादा अंदर खींचेगा इस लीवर को उतना ज़्यादा हमारा फ्यूल वाल्व की ओपनिंग बढ़ेगी और फ्यूल सप्लाई जो है इंजन की वो बढ़ जाएगी। सो इन शॉर्ट फ्यूल सप्लाई बढ़ने से वापस आपका इंजन की स्पीड अटेन कर लेगा वो। जैसे बोलते हैं ना हाई एक्सेलरेटर पे आपको फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि इंजन की डिमांड बढ़ जाती है लोड कैरिंग कैपेसिटी की। सो वही लॉजिक यहाँ पे लगता है। सिलेंडर नीचे आया, वाल्व को एक्चुएट किया, फ्यूल वाल्व खुल गया और आपका ज़्यादा फ्यूल सप्लाई होने लग गई और आपका स्पीड जो है मेंटेन हो गई वापस। तो इस तरह से कंटिन्यूस ये मैकेनिज्म वर्क करता है और आपकी स्पीड को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए मेंटेन करके रखता है। सो मेरे ख्याल से आई होप आपको ये सिस्टम जो है पूरी क्लियर पता चल गई हो। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी रेफरेंस बुक पीपीटी चाहिए, चाहे पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गई हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, कोई भी सब्जेक्ट हो गया हो, तो आप हमारे ब्लॉग पे जाके विजिट कर सकते हैं www.originsconglomerate.blogspot.com। With that said, see you in the next lecture for guess। अभी तक हमने सब सिस्टम देख लिए हैं, तो अब आने वाला है फाइनल बिग बॉस, the most important 7 marks question in the next lecture, that is the whole layout of a diesel engine power plant with all systems. So look forward to it. Thank you.